बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले यूनिट का लेक्चर नंबर 6। हमारा टॉपिक होगा मोल एंड द एवोगाड्रोस नंबर। हम डेली रूटीन में जब चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं या उनको यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हमें उसकी क्वांटिटी का पता होना ज़रूरी होता है। जैसे आप फ्रूट्स लेने जा रहे हो, सपोज़ आप केले लेने जा रहे हो, तो आप क्या कहते हो कि 1 दर्जन 2 दर्जन केले चाहिए, ठीक है। अब वो दर्जन जो है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो एक कैलकुलेशन का सेट स्टैंडर्ड है। और उस दर्जन में आपको पता होता है कि हमेशा दर्जन में 12 का नंबर होता है। यानी अगर आप 1 दर्जन फ्रूट ले रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रूट उसमें कितनी क्वांटिटी में होगा, 12 उसके नंबर्स होंगे। अगर आप 1 दर्जन पेन्स ले रहे हो तो इसका मतलब आपको 12 पेन मिलेंगे। 1 दर्जन बुक्स लोगे तो 12 बुक्स मिलेंगी। तो इसका मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कैलकुलेशन के लिए, और उस स्टैंडर्ड में, उस सेट स्टैंडर्ड में कितनी अमाउंट है किसी भी चीज़ की, उससे हमें ये पता चलता है। अब इसी तरह केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस करते हैं तो जो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, यानी हम जब भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं तो आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तब एक प्रोडक्ट बनता है। एक्सक्यूज मी। यानी जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्वांटिटी चाहिए होती है कि कौन सा रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है और हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे रहा है। अब वो क्वांटिटी केमिस्ट्री में फाइंड आउट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम पीछे बार बार इस बात पे हमारा एम्फेसिस रहा है कि एटम्स इतने छोटे हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता, स्पेशली आम आंख से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। तो अगर हम किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसकी हम क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस मसले के हल के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मोल का। और अब इसका हल होना इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप अच्छी चाय बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी क्या होता है कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको चाहिए होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तब आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो टेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब रिएक्शन करते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर रिएक्शन, एक प्रॉपर आउटपुट मिलने के लिए इसका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मसले के हल के लिए कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास मोल का। अब मोल करता क्या है? मोल जो है वो हमें रेशोज देता है किसी भी गिवन सब्सटेंस की, बहुत ही आसान तरीके से। किस यूनिट में रह के? ग्राम्स की यूनिट में। आपको पता है जब हम रिएक्शंस करते हैं तो अगर आपने कभी लैब में गए हो और वहाँ पे आपने कोई प्रोसेस देखा हो तो आपको पता होगा कि जो केमिकल्स होते हैं, जो सॉलिड केमिकल्स होते हैं, वो हम ग्राम्स में लेते हैं, उसको हम ग्राम्स में नापते हैं। तो मोल हमारे साथ क्या करता है कि मोल हमें प्रोवाइड करता है एटम्स की क्वांटिटी ग्राम्स में। यानी मोल जो है वो हेल्पिंग हैंड है जो कि हमें इस काबिल, मोल जो है वो फिनोमिना है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम ग्राम्स में किसी भी रिएक्टेंट की क्वांटिटी ले और हम रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूलर मास लिया जाता है। कौन से यूनिट में लिया जाता है? ग्राम्स की यूनिट में लिया जाता है। वैसे हम मॉलिक्यूलर मास कौन सी यूनिट में लेते हैं? एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट में लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास एक यूनिट है जिसमें हम ये सारी टर्म्स लेते हैं। लेकिन जब हम मोल पे आ जाते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस की क्वांटिटी फाइंड आउट करने पे आते हैं, तो तब क्या होता है कि हम
एटॉमिक मास यूनिट के बजाय उन क्वांटिटी को हम ग्राम्स में लेना शुरू कर देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये मोल के थ्रू पॉसिबल होता है, क्योंकि मोल जो है वो एक इंटर कन्वर्जन का नाम है, मोल खुद और मास के बीच का। यानी मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मोल को बाय डेफिनेशन देखें तो तब हमें क्या पता चलता है कि द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास expressed in terms of grams is called 1 mole of that substance। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का जो एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर हम उसको ग्राम की यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम की यूनिट में दिखाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास मोल कहलाएगा। किसका? उस सब्सटेंस का जिस सब्सटेंस का हमने मास लिया हुआ है। कभी कभार जो है इसको ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम फॉर्मूला मास भी कहते हैं। ग्राम एटॉमिक यानी एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स का मास, और ग्राम फॉर्मूला मास यानी आयनिक कंपाउंड्स का मास। तो ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में हम जब उसके मास को ग्राम की यूनिट में इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास की यूनिट, ग्राम की यूनिट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तब वो हमारे फिनोमेना हमारे पास कहलाता है मोल। अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें तो शायद थोड़ी आसानी हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एलिमेंट है, एटॉमिक फॉर्म में होता है, उसका एटॉमिक मास हमारे पास 1 गिवन होता है। ठीक है, ये आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसका मतलब अब हम अगर इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक मास उसका 1 ग्राम है। और हमने पीछे कहा कि हम अगर किसी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस का मास ग्राम्स में डिनोट करेंगे, सिंबलाइज करेंगे, तो वो कहलाएगा 1 मोल। तो जब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और उसको हम ले रहे हैं 1 ग्राम में, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये 1 मोल हो गया। यानी हाइड्रोजन के 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? 1 ग्राम की क्वांटिटी होती है। यानी अगर हमें हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में, यानी उसकी सिंगल एटॉमिक हालत में, फ्री स्टेट में किसी के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हम क्या लेंगे? हम हाइड्रोजन की क्वांटिटी अगर ग्राम्स में लेंगे तो हम 1 ग्राम लेंगे, और वो 1 ग्राम हमें शो करेगा कि हम 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये आपको पता है। अब अगेन ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, उसकी एटॉमिक फॉर्म यानी फ्री स्टेट में। तो अगर हम इस फ्री स्टेट में यानी 1 ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं और उसका हम एटॉमिक मास 16 ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो एटॉमिक मास है वो हम ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राम्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम्स है, और वो 16 ग्राम्स हमारे पास क्या कहलाएगा? उस फ्री स्टेट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन का 1 मोल। फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले जाते हैं, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की फ्री स्टेट में यानी एटॉमिक फॉर्म में। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास है O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स है हमारे पास। अब ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास जो है वो 16 है, दूसरे का भी एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक 16 को हम ऐड करेंगे दूसरे 16 के साथ, यानी ये एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया और यहाँ पे ये 16 हमारे पास दूसरे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया। तो अब हम
16 को 16 के साथ प्लस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 32 आंसर आ जाएगा। अब ये 32 क्या शो कर रहा है? हमने बात की कि जो 16 ग्राम है वो 1 मोल है। अब यहाँ पे ये 16 का डबल हो गया है। क्यों डबल हुआ? क्योंकि हमने 2 फ्री स्टेट वाले ऑक्सीजन लिए हैं एटॉमिक फॉर्म में, यानी उनको कंबाइनली हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये 32 जो है, इसको भी अगर हम ग्राम्स में लेंगे तो इसका क्या मतलब हो गया कि वहाँ पे ऊपर हम कह रहे थे कि हमारे पास 16 जो है वो 1 मोल के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे अगर 32 हो गया तो इसका मतलब अब हमारे पास कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। किसके 2 मोल्स है? एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन के 2 मोल्स है। लेकिन अगर हम इसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही इसको कंसीडर करेंगे तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में होते ही 2 ऑक्सीजन है, तब हम क्या कहेंगे? इसका 1 ही मोल लेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी की। पानी में आपको पता है कि 3 एटम्स होते हैं, 2 उसमें हाइड्रोजन होता है और 1 जो है उसमें ऑक्सीजन होते हैं। अब 2 जो हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया। तो 1 और 1 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि 2 हमारे पास एटम्स है हाइड्रोजन के। फिर ऑक्सीजन के जो है वो 16 होता है एटॉमिक मास। अब इस 16 और 2 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा 18 का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल का या वाटर के कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 18 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको अगर हम मोल की कैटेगरी में देखेंगे तो हम इसको कौन से यूनिट में लिखेंगे? ग्राम्स में लिखेंगे। तो इसको हम 18 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल का 18 ग्राम बराबर होता है 1 मोल का। यानी अगर आपको पानी को यूज करना है किसी रिएक्शन में और आपने उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1 मोल लेना है, तो आप क्या करोगे? उसका 18 ग्राम लोगे। अगर आपने 2 मोल्स बनाना है तो आप उसको डबल कर दोगे, वो फिर 36 ग्राम्स हो जाएगा। तो इस तरह से मोल जो है वो एक कैलकुलेशन का जरिया है क्वांटिटी फाइंड आउट करने का रिएक्टेंट्स का। इस एग्जाम्पल को डायग्रामेटिक फॉर्म में शो किया हुआ है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो नीचे इनके रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये क्या है? इनके एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है। अब इन तीनों के एटॉमिक मासेस क्या होंगे? ऐड होंगे। यानी हर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से 1.008, हर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 15.99, जिसको हम राउंड ऑफ अगर करें तो वो 16 हो जाएगा। ठीक है। अगर 5 से अबव नंबर हो तो आपको पता है हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, उसका पिछला नंबर एक इंक्रीज हो जाता है। जैसे अब ये 9 है, यानी ये 9 जो डेसिमल के बाद है ये 5 से अबव नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 जो है ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसका एटॉमिक मास 6 भी ले लेते हैं। अगर हमें डेसिमल को अवॉइड करना है तो हम उसको 16 काउंट कर लेते हैं। अगर हम उसको 2 या 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लेते हैं तो हम उसको 15.99 भी लिख सकते हैं। तो क्या किया हमने कि 2 हाइड्रोजन के मासेस आ गए 2 ग्राम और एक जो है हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ गया 15.99। जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 18.015। यानी इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 18 ही रहेगा क्योंकि ये बिलो 5 है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है कि 1 मोल की क्वांटिटी आ जाती है कि 1 मोल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल में वाटर के 18 ग्राम्स हम लेंगे। उन 18 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे? आप मोल का ये भी कह सकते हो, एक और अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखो या आप समझने के लिए चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 मोल में एटम्स की जितनी क्वांटिटी है वो इक्वल है कार्बन 12 के मास के बराबर। ठीक है। क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि कार्बन 12 को हमने एज अ स्टैंडर्ड लिया हुआ था।
रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कार्बन 12 के एटॉमिक मास के बराबर एटम्स मौजूद होंगे। फिर हम आ जाते हैं कि मोल कब कब और किस किस के लिए फाइंड आउट किया जा सकता है या किन किन फॉर्म्स में फाइंड आउट किया जा सकता है। 4 फॉर्म्स में हमें मिलेगा मोल, यानी उसको हम ग्राम एटॉमिक भी लेंगे, ग्राम एटॉमिक एटम्स के लिए। ग्राम मॉलिक्यूल्स में जब लेंगे तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। फॉर्मूला मास ग्राम फॉर्मूला मास में लेंगे तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, और ग्राम आयनिक वेट में लेंगे तो इसका मतलब सिर्फ आयंस की बात हो रही है। यानी इन सब के लिए हम मोल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं पहली जो एग्जांपल है इसकी ग्राम एटम्स की, यानी एटम्स या एलिमेंट्स के जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने एग्जांपल ली है कार्बन की। कौन सा कार्बन है? कार्बन 12 है। कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। तो हम जैसे बार बार कहते आ रहे हैं कि हमने एटॉमिक मास को ही रिप्रेजेंट करना है, किसमें? ग्राम की यूनिट में। तो यहाँ पे हम जब 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो इसका मतलब हमने कार्बन का 1 ग्राम एटम लिया है या 1 मोल लिया है। इसी तरह सोडियम का मास नंबर है 23। तो अगर हम कहेंगे कि सोडियम का हमने मोल लेना है तो इसका मतलब 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम हमने काउंट करना है, 23 ग्राम सोडियम हम ले लेंगे। फिर अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अगेन अभी अभी हमने डिस्कस किया वाटर के मॉलिक्यूल को कि उसका कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 18 होता है। तो 18 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर 18 को डबल कर देंगे तो 2 मोल की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि 24 ग्राम हमने लिया है कार्बन, तो इसका मतलब वो 1 मोल कार्बन नहीं है, अब वो कितने मोल्स हो गया? वो 2 मोल्स कार्बन हो गया। तो इसी तरह से उसकी क्वांटिटी फिर इंक्रीज होती जाती है जैसे ही हम मोल का नंबर बढ़ाते हैं। दूसरी एग्जांपल जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। 1 कार्बन कंबाइन हो रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ। 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो 16 को 2 कर दिया हमने, वो 32 हो गया। 32 में हमने 12 ऐड कर दिया, 44 आ गया। 44 क्या? ग्राम्स आ गया। यहाँ पे हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? ग्राम्स की यूनिट यूज करेंगे। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 1 मोल की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमने 44 ग्राम्स लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड की तरफ। सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला मास में हमने पढ़ा था कि 2 आयंस कंबाइन हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, सोडियम के प्लस आयंस और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस। तो सोडियम और क्लोरीन के भी जब हम मासेस लेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे 23 और 35 को, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 58.5 ग्राम्स। और जब भी हम किसी रिएक्शन में 58.5 ग्राम्स लेंगे सोडियम क्लोराइड का, तो इसका ये मतलब होगा कि हमने उसका 1 मोल ले लिया है। तो अब देखिए इससे क्या आसानी हो रही है कि हम एटम्स की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 कि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमने एक ऐसा यूनिट ले लिया कि जिसको हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं और उसके हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनको रिएक्टेंट्स को फिक्स्ड क्वांटिटीज में लेके। दूसरी जो एग्जांपल है इसकी वो आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट भी आयनिक कंपाउंड है। उसका जो मास आता है वो आता है 100 ग्राम्स। तो 1 मोल यानी हम 100 ग्राम क्वांटिटी लेंगे। आयनिक फॉर्म में भी ये होते हैं। अब सोडियम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में भी Na उसका जो एटॉमिक मास है वो 23 था, आयनिक फॉर्म में भी उसका मास 23 है। तो तब भी क्या होगा, हम उसको ग्राम्स में लेंगे और वो 1 मोल के इक्वल होगा। और अगर हमने मोल को बढ़ाना है तो हम उसको डबल कर देंगे। अब ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि मोल और मास जो है वो इंटरलिंक्ड है, वो इंटर कन्वर्जन हो सकती है इनकी, तो किसके थ्रू होगी? हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है साइंटिस्ट ने
उस फॉर्मूले के थ्रू हम, अगर हमें मास चाहिए तो भी इसी फॉर्मूले के थ्रू काउंट कर सकते हैं, अगर हमें मोल चाहिए तो भी हम इसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि 1 मोल हमेशा बराबर होगा गिवन मास के, और उस गिवन मास को डिवाइड किया जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला या आयनिक मास फॉर्मूला से। तब जो उसके डिवीजन का आंसर होगा वो हमारे पास हमेशा इक्वल होगा मोल के। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और हम किस तरह से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि हमने 250 ग्राम ग्लूकोज में से ग्लूकोज के ही मोल्स फाइंड आउट करने हैं। यानी अगर हमने 250 ग्राम ग्लूकोज लिया है तो ये तो पता चल गया कि 250 ग्राम लिया है, लेकिन इस 250 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स हैं। ठीक है, ग्राम फॉर्म में हमें गिवन है क्वांटिटी, मोलर फॉर्म में हमने निकालनी है क्वांटिटी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक स्लैश मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम्स का गिवन होगा तो एटॉमिक मास हम लिखेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर होगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास काउंट होगा। गिवन मास तो हमें गिवन है 250, ठीक है, लेकिन दूसरी जो चीज है वो हमारे पास गिवन ही नहीं है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास हमारे पास नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है कि C6H12 और O6, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 6, और कार्बन का मास कितना है? 12.01। जब 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा आंसर। ऑक्सीजन के कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज में? 6 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, 16 एटॉमिक मास है। 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 96 आ जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन के जो है वो 12 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, C6H12O6, यानी हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स है। मास उनका कितना है? 1 है। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इन तीनों को हम आपस में ऐड करेंगे। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो हमने जब इन सब का एडिशन किया तो हमारे पास आंसर आया 180.15। अब हमारे पास जो फॉर्मूले में 2 चीजें रिक्वायर्ड थी वो दोनों आ गई। गिवन मास हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 250 ग्राम्स को जब हम 180.15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.39 मोल्स। तो अब हम अगर देखें तो हम क्या कहेंगे कि 1.39 मोल का ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कितना लेंगे ग्लूकोज? 250 ग्राम्स। तो 250 ग्राम्स तो हमें मालूम था, लेकिन मोलर फॉर्म में हमें मालूम नहीं था। तो मोलर फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज किया। फिर आ जाते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर पे। अब मोल की तो हमने बार बार बात कर ली कि वो क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा, लेकिन मोल में खुद कितने एटम्स मौजूद है ये हमने नहीं कहा। ठीक है, हमने मोल की तो बात कर ली, मोल को कैसे फाइंड आउट करने उस फॉर्मूले की बात कर ली, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि मोल जो है वो बेसिकली फाइंड आउट इसीलिए किया जाता है कि एटम्स की कितनी तादाद है, कितनी क्वांटिटी है एक पर्टिकुलर नंबर में, वो हमें पता चले। उसके लिए हमें एवोगैड्रो ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उन्होंने हमें एक नंबर दिया। वो नंबर क्या है? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो एवोगैड्रो ने ये कहा कि एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी 1 मोल हाइड्रोजन की, तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की कितने एटम्स मौजूद है?
6.02 ज़रब 10 की पावर 23। अब ये जो एटम्स इतने छोटे हैं, इस नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एटम्स इतने छोटे हैं कि उनका साइज बहुत ही ज्यादा नंबर में आता है। तो जब बड़े नंबर्स की हम मैथमेटिकली भी बात करते हैं तो आपको पता है उनको हम साइंटिफिक नोटेशंस में शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसलिए ये जो नंबर है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है कि हम इसको लिखने बैठेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये लिखा नहीं जा सकेगा, इसलिए हमने उसकी पावर ले ली। तो किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, पार्टिकल्स जो है वो कितने होंगे? एक मोल में हमेशा 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में बात करेंगे तो उसमें उतने एटम्स होंगे। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म में बात करेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होंगे। आयंस की बात करेंगे तो आयंस में इतने एटम्स होंगे। कब? जब हम 1 मोल की बात करेंगे। जब हम 2 मोल की बात करेंगे तो फिर हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स भी गिवन है वो भी हमें यही बताती है कि 1 मोल ऑक्सीजन में क्वांटिटी मौजूद है 6.2 इंटू 10⁻23 एटम्स की, और 1 मोल हाइड्रोजन वाटर कंपाउंड जो है, वाटर मॉलिक्यूल, और 1 मोल वाटर कंपाउंड जो है उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो 1 मोल बराबर होता है इस नंबर के, जिसको हम एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए कि एटॉमिक स्पीशीज जो है वो एटॉमिक एवोगैड्रोस नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। ठीक है, कि कितने एटम्स 1 मोल में मौजूद है ये बताते हैं। जैसे हम हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का एटॉमिक मास है 4, तो 4 ग्राम हम हीलियम लेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि 4 ग्राम हीलियम में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद है। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर स्पीशी की बात करें तो ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, ऑक्सीजन आप देखिए यहाँ पे 32 ग्राम्स लिखा हुआ है। वजह क्या है कि हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यानी 16 जमा 16 32। एक ऑक्सीजन का आपको पता है कि एटॉमिक मास 16 होता है, दूसरे का भी 16 है, तो इसका मतलब जब 2 है तो उसका जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 32 ग्राम्स आ जाएगा। तो 32 ग्राम्स ऑक्सीजन में भी कितने एटम्स मौजूद है? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद है। फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि 1.0 ग्राम वाटर में हमने वाटर के कितने एटम्स मौजूद हैं ये फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। अगर हम उसको ग्राम्स के फॉर्म में लिखे तो हम क्या कहेंगे कि वाटर में 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब हमें पता है कि 18 ग्राम वाटर में 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, और वाटर में हमारे पास है कितने एटम्स? 3 एटम्स हैं। कैसे? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए। तो अब हम इसी चीज को अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है, यानी 6.02 ज़रब 10 की पावर 23, कितने एटम्स है? 3 एटम्स है। आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। टोटल जो इसके ग्राम्स है 1 मोल वाटर में कितने होते हैं? 18 ग्राम्स होते हैं, उससे डिवाइड होंगे। फाइंड आउट क्या करना है हमने? 1 ग्राम वाटर का, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.033 ज़रब 10 की पावर 23।
तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम पानी के मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम्स की तादाद कितनी होगी? 1.0033 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद होंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर के थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ एटम्स एटम होंगे, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, फिर एक्टिविटी हमारे पास 1.4 आ जाती है, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में भी और ग्लूकोज में भी। कब? जब हमारे पास गिवन क्वांटिटी हो 100 ग्राम्स, यानी हमें गिवन मास जो है वो 100 ग्राम्स दिया हुआ है। उसी 100 ग्राम्स का पहले एक बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर एटम्स मौजूद है, फिर उसके बाद हमने उसी फॉर्मूला को ग्लूकोज पे भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गिवन मास 100 ग्राम्स, मोलर मास हमने फाइंड आउट किया कैसे? कार्बन का एक एटम है तो 12 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो उसका एटॉमिक मास होता है 16। 16 को ज़रब देंगे हम 2 से तो 32 हो जाएगा। 32 जमा 12 ये हो जाएगा हमारे पास 44 ग्राम। तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास फाइंड आउट हो गया, वो है 44 ग्राम। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्टिकल्स मौजूद है, कितने एटम्स मौजूद है? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 मौजूद है। अब आपको पता है, जैसे हमने पानी में पीछे बात की, कितने उसमें एटम्स मौजूद थे? 3 एटम्स मौजूद थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में भी कितने एटम्स मौजूद है? 3 मौजूद है। 2 ऑक्सीजन है और 1 हमारे पास कार्बन है। तो जब हम इसको इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स की तादाद, कितने एटम्स कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 3 एटम्स। मोलर मास कितना है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं? 44 ग्राम्स। और गिवन जो मास है वो कितना था, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है कि 100 ग्राम्स में से कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। तो वो हमारे पास गिवन है 100 ग्राम्स। वहां पे पानी में हमें पास कितना गिवन था? 1.0 ग्राम। यहाँ पे इंक्रीज होके 100 ग्राम्स की बात हो रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 4.101 इंटू 10⁻24 एटम्स आंसर आएगा। यानी 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स की तादाद बराबर होगी 4.101 ज़रब 10 की पावर 24 एटम्स के। अब ये 24 जो है ये यहाँ पे कैसे आया? जब भी हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो हमारे पास यहाँ पे पावर में एक नंबर ऐड हो जाता है। हमने यहाँ पे तो 23 लिया हुआ था, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 441.01 आया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जब साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं तो वो हम 1 से ऊपर और 10 से कम ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है 41 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। तो अब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई 4.10, लेकिन इसको मूव करने की वजह से यहाँ पे जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। इस पावर में हम एक प्लस कर देंगे, यानी 33 था हमारे पास, तो एक जब हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास 24 आ गया। ठीक है जी, फिर हम इसी फॉर्मूला के थ्रू ग्लूकोज का भी फाइंड आउट कर लेंगे। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दोनों के लिए एक ही हमारे पास गिवन मास था, उसके लिए भी 100 था, यहाँ भी 100 ग्राम्स है। मोलर मास पीछे भी हमने ग्लूकोज का फाइंड आउट किया, कितने मॉलिक्यूल्स है इसके 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। 6 ज़रब 12 जमा 12 ज़रब 1 हाइड्रोजन जमा 6 ज़रब 16 ऑक्सीजन। जब इनको हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तब क्या आंसर हमारे पास आया 180.18 ग्राम्स। तो अब हमारे पास गिवन मास भी गिवन है और मोलर मास भी फाइंड आउट हो गया। ये हमें पता है कि 1 मोल में
अगेन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। और हमने अब क्या फाइंड आउट करना है कि इस जो कंपाउंड है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है। जैसे हमने फाइंड आउट किया था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, वहां पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन कितने हो गए? 18, और 6 ऑक्सीजन कितने हो गए? 24। तो हमारे पास यहाँ पे कितने एटम्स है? 24 एटम्स है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगेन सेम वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स जो कि कंबाइन होके बना रहे, गिवन मास, ठीक है, किसका? ग्लूकोज का, और मोलर मास ग्लूकोज का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.027 इंटू 10⁻²4। अब यहाँ पे भी वही केस हुआ है कि हमारा आंसर आया था 80.27, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही होती है तो हम उसको 1 से ऊपर और 10 से नीचे ही रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये डेसिमल जो पॉइंट है इसको मूव करके हम 8 के साथ ले आए, यानी लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। तो जब लेफ्ट साइड पे ऐसे मूव करते हैं तब हम सिंपली क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो एक जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 10 की पावर 24 हो गई। इसका मतलब ग्लूकोज के 100 ग्राम के सोल्यूशन में या क्वांटिटी में हमारे पास एटम्स कितने मौजूद है? 8.027 ज़रब 10 की पावर 24 एटम्स मौजूद है। और ये बहुत ही ह्यूज नंबर है जिसको हम इस साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखने बैठे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।